गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ होंगे। बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापक स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 7 पक्षियों का संसार नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हो, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जितने बच्चों ने किताबें ले ली हैं वो अपनी किताब उठाएं और पाठ 7 खोल करके बैठ जाएं, और जिन बच्चों ने किताबें नहीं ली हैं वो किताबें जल्द से जल्द ले, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉपी में सिर्फ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखवाया जाता है, बाकी सारा वर्क जो है आपकी किताब में रहता है। अभ्यास कार्य आपको करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभ्यास कार्य से पेपर में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आप जल्द से जल्द किताबें लें और किताबों को भर लें। तो आइए हम पढ़ाते हैं पक्षियों का संसार। बच्चों, पक्षियों का संसार बहुत है। इस संसार में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। बहुत पक्षी तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, जो हमारे आसपास पक्षी होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम कुछ पक्षियों को चिड़ियाघर जाकर के देख लेते हैं, बाकी के बहुत सारे पक्षियों के बारे में हम जानते ही नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं पक्षियों के बारे में। संसार में पक्षियों की लगभग 1400 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां, कितने प्रकार के पक्षी होते हैं? 1400 प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ पक्षी अपने व्यवहार और स्वभाव के कारण जो है अनोखे होते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं वो अपने स्वभाव और अपनी सुंदरता के कारण अनोखे होते हैं। ऐसे ही कुछ पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कबूतर। तुम सोचोगे कबूतर तो हम रोज देखते हैं, फिर ये अनोखे पक्षियों के वर्ग में कैसे आ सकते हैं? लेकिन क्या तुम जानते हो कबूतर बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत तीव्र होती है। प्राचीन काल में जब संसार में कोई साधन नहीं थे, तब कबूतरों से पोस्टमैन की तरह पत्र लाने और ले जाने का काम लिया जाता था। पत्र एक डिबिया में रखकर कबूतर की टांग में बांध दिया जाता था और उसे अनिवार्य निर्देश दिए जाते थे। कबूतर ये संदेश बिल्कुल सही स्थान पर पहुंचा देते थे। बुद्धिमान कबूतर को प्रशिक्षित करना कठिन नहीं होता। शायद ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि इंटरनेट और सेल फोन के इस युग में आज भी महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रांतों के दूर दराज के गांवों में कबूतर द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। बच्चों, आप जानते होंगे कि कबूतर तो हमारे आसपास रहते हैं। ये अधिकतर घरों में या कहीं खड़ारों में अपना स्थान, रहने का स्थान बनाते हैं और उसी में रहते हैं, और ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन इनका महत्व आप जानते हैं, पुराने समय में कबूतर संदेश वाहक होते थे। पहले के समय में बच्चों ना मोबाइल था और ना कोई साधन होते थे, और बहुत दूर दूर अगर संदेश भेजना होता था तो लोग क्या करते थे कि अपना संदेश लिख करके और एक डिबिया में या एक लिफाफे की तरह कोई चीज बना लेते थे और उसको या तो गले में बांध देते थे या तो उसकी टांग में बांध देते थे और उसको बता देते थे। उसे दिशा निर्देश दिया जाता था। अनिवार्य रूप से जो कार्य बताया जाता था वो वहां पहुंच करके और वो उसी स्थान पर पहुंच जाता था जहां कबूतर को भेजा जाता था। बच्चों, बताइए कबूतर कितना जानकार पक्षी है। आप जाते हैं कहीं तो उसका पता लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, फोन करते हैं, तब वहां पहुंचते हैं। और कबूतर एक बिना बोल का पक्षी है। पक्षी कोई बोल नहीं पाते हैं, और ये फिर कैसे दूर देश में पहुंच जाता था, दूर दूर स्थानों पर संदेश लेकर पहुंच जाता था और उसी व्यक्ति को संदेश देता था जिसके लिए वो सूचना दी जाती थी। अब हम पढ़ते हैं तोता के बारे में। तोता हरे रंग का 10 या 12 इंच लंबा होता है। ये बहुत सुंदर पक्षी, जिसके गले पर काला कंठा होता है। बच्चों, कभी कभी लाल कंठा भी होता है। माना जाता है कि बहुत ही फुर्तीला और चुस्त रहने वाला पक्षी होता है। तोते को मनुष्यों ने संभवतः सबसे पहले पालतू बनाया और आज तक ये मानव शौक का साधन बने हुए हैं। बच्चों, तोते को लोग पालते हैं, बहुत से लोग तोते को पालते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही तोता सीख जाता है। तोते को मनुष्य ने संभवतः सबसे पहले पालतू बनाया और आज तक ये मानव के शौक का साधन, यानी सबसे पहले तोता ही पालतू बनाया गया था और मनुष्य इसे शौक से पालते भी हैं। तोते झुंड में रहने वाले पक्षी हैं, जिनमें नर मादा एक जैसे होते हैं। इनकी उड़ान नीची और लहरदार लेकिन तेज होती है। इनका मुख्य भोजन फल और तरकारी है, जिसे ये अपने पंजों से पकड़कर खाते रहते हैं। ये पक्षियों के लिए अनोखी बात है। तोता अपने पंजों में आम है, अमरूद है, कोई भी फल है, इसे पकड़ लेता है, मिर्ची खाता है, पकड़ लेता है और चोंच से खाता रहता है। तोते की बोली कड़ी और कर्कश होती है। बच्चों, तोते की बोली जो है कड़ी होती है और कर्कश होती है।
अगर आप उसको अच्छी बात सिखाएंगे तो अच्छी बात बोलेगा, और अगर आप उसे गलत बात सिखाएंगे तो वो गलत बात आपके मुंह पर बोल देगा। लेकिन इनमें से कुछ सिखाए जाने वाले मनुष्यों की बोली की हूबहू नकल करते हैं, लेकिन जो तोते सिखाए जाते हैं वो मनुष्य की बोली की बिल्कुल उसी तरह नकल करते हैं। तोता एक पत्नी व्रती पक्षी है। तोता अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, इसलिए इसे पत्नी व्रती पक्षी कहते हैं। इसकी मादा पेड़ के कोटर या तनों में सुराख काटकर 1 से 12 तक सफेद अंडे देती है। अब शुतुरमुर्ग के बारे में आप पढ़ेंगे। पहले मध्य पूर्व और अब अफ्रीका का निवासी शुतुरमुर्ग एक बड़ा उड़ान विहीन पक्षी है। बच्चों, शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इसके पंख होते हैं, लेकिन ये धरती पर तो दौड़ता है, लेकिन ये ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता है। पंख होते हुए भी शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है। इसका शरीर बहुत भारी होता है। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि इसका शरीर बहुत भारी होता है और पंख बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए ये उड़ नहीं पाता है। इसकी टांगे, हर बच्चों जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके सामने उन पक्षियों का चित्र दिया गया है। आप चित्र देखें और उस पक्षी के बारे में पढ़ें और जानकारी लें। अब हम शुतुरमुर्ग के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो शुतुरमुर्ग का पक्षी आप देखेंगे एक साइड में बना हुआ है। इसकी टांगे 2-2 मीटर तक ऊंची होती है। शुतुरमुर्ग की टांगे जो होती हैं वो 2-2 मीटर ऊंची होती है और ये तेजी से दौड़ सकता है। मोटर कार के साथ इसकी प्रतियोगिता कराई जाती है। इसकी गर्दन पतली और लंबी होती है। बच्चों, ये इतना तेज दौड़ता है कि मोटर और कार से इसकी प्रतियोगिता कराई जाती है। इसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है। आप जो है चित्र में देख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये 72 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और ये किसी भी अन्य पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। ये सभी पक्षियों की तुलना में सबसे बड़ा होता है और ये सबसे बड़ा अंडा देता है। अब आप पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में। पेंगुइन आपने नाम सुना होगा। आप पढ़ते हैं कि संसार की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? पेंगुइन या हेमिंगबर्ड। तो आइए आप पेंगुइन के बारे में पढ़ें जो चित्र में बनी हुई है। शुतुरमुर्ग की तरह पेंगुइन भी पंख वाला होकर भी उड़ नहीं पाता है। ये भी बच्चों, पेंगुइन जो है शुतुरमुर्ग की तरह पंख वाला तो होता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। ये अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर की बर्फीली धाराओं वाले द्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका और दक्षिण महासागर की बर्फीली स्थानों पर पाया जाता है। मानव की भांति ये अपने दोनों पंजों के बल चल सकता है। ये मनुष्य की तरह, जैसे मनुष्य अपने 2 पैरों पर चलता है, इसी प्रकार ये भी अपने 2 पंजों पर चलता है। इसकी पीठ काली और छाती का भाग सफेद होता है। डगमग डगमग चलता दौड़ता हुआ ये बड़ा आकर्षक लगता है। ये चलता है, दौड़ता है तो बड़ा सुंदर लगता है। ये पक्षी उड़ता नहीं, किंतु पानी के अंदर ही अंदर मीलों तक तैर जाता है। बच्चों, ये पक्षी उड़ नहीं सकता है, लेकिन पानी के अंदर ही अंदर ये मीलों तक चला जाता है। इसे पनडुब्बी पक्षी भी कह सकते हैं। क्या पता पनडुब्बी बनाने की प्रेरणा वैज्ञानिकों को पेंगुइन को ही देखकर मिली हो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पेंगुइन को देख करके ही पनडुब्बी जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें प्रेरणा मिली है। मनुष्य की भांति सामाजिक प्राणी है और अपना जीवन समूह में बिताते हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी प्रकार बच्चों पक्षी भी सामाजिक प्राणी होते हैं और पेंगुइन के बारे में कहा गया कि ये भी मनुष्यों की तरह समाज में रहता है। अब हम पढ़ेंगे एमू पक्षी के बारे में। एमू पक्षी, बच्चों एमू पक्षी तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा और अधिकतर ये चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, लेकिन अगर नहीं देखा है तो आप किताब में जरूर देख लें। कुछ पक्षी गाने वाले होते हैं तो कुछ खाने वाले। कुछ पक्षी गाते हैं, कुछ खाते हैं। एमू ऐसा ही पक्षी है जो लक्कड़ हजम वाली कहावत को चरितार्थ करता है। एमू एक ऐसा पक्षी है जो लकड़ी भी हजम कर सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पाचन शक्ति गजब की होती है, यहाँ तक कि एमू सीमेंट तक खाकर आसानी से पचा लेता है। एमू ऐसा पक्षी है जो सीमेंट को भी अगर खा ले तो उसके पच जाता है। अब पढ़े बावर और बया। बच्चों, ये बया जो चिड़िया होती है इसको तो हम लोग हमेशा प्रतिदिन देखते हैं। बावर या बया पक्षी अपने घोंसले इस तरह इस खूबसूरती से सजाते हैं कि इन्हें पक्षियों के अंत सज्जाकार कहा जाता है। अंता यानी कि ये बड़ा सज्जाकार पक्षी होता है। ये बड़ी सजावट से अपने घोंसले को बनाता है। नर बावर पतली पतली लकड़ियों, पत्तियों, पंखे की सहायता से घोंसले बनाता है, जिसे बावर कहा जाता है। बावर अपने घोंसले को रंगीन फूलों और घास से सजाता है। ये रंगीन फूलों को लाता है अपनी चोंच से और इसको बड़े
अच्छे तरीके से अपने घोंसले को बनाता है इससे, और जो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। सजाते समय रंग योजना का इन्हें कहें मैचिंग करने का ख्याल रहता है। जैसे फूल लाते हैं, सूखी घास लाते हैं, हरी घास लाते हैं, तरह तरह की तिनके लाते हैं, लेकिन जब ये अपने घोंसले को बनाते हैं तो इन्हें ध्यान रखता है कि किस जगह पर हम कौन से रंग का इस्तेमाल करें, इसलिए इनका घोंसला बड़ा सुंदर बनता है। नीले रंग का बावर नीले रंग के फूलों से, पीला बावर पीले फूलों से घोंसला बनाता है। बच्चों, जो नीले रंग का बावर होता है वो नीले रंग से फूल अपना घोंसला बनाता है, और जो पीले रंग का होता है वो पीले रंग से अपना घोंसला बनाता है। उसे गार्डन बावर तो इनसे भी 2 कदम आगे है, उसका मिजाज शाही होता है। एक गार्डन बावर होता है जो इन पक्षियों से अलग तरह का होता है। उसे घोंसला ही सुंदर नहीं चाहिए, साथ में एक सजा हुआ बाग भी चाहिए। इस पक्षी को घोंसला ही नहीं अच्छा चाहिए, इसके लिए एक बाग भी अच्छा होना चाहिए। शहरों के निकट रहने वाले बावर अपने घोंसले को सजाने के लिए पेन के ढक्कन, बर्तनों के टूटे टुकड़ों व रबड़ का भी प्रयोग करते हैं। ये पक्षी बर्तनों के टुकड़ों को उठा ले जाते हैं, और पेन के अगर कहीं पेन की जो है पेन के जो ढक्कन होते हैं उनको जो कैप बोलते हो आप लोग, पेन के कैप अगर कहीं पड़े देखते हैं तो उनको उठा ले जाते हैं, उनसे अपना घर सजाते हैं। और रबड़ के टूटे टूटे टुकड़ों को भी उठा ले जाते हैं। नर बावरों में अपने घोंसले को सुंदर बनाने की होड़ होती है, क्योंकि मादा घोंसले की खूबसूरती देखकर ही घोंसला चुनती है। अब पढ़ें बया के बारे में। बया को हम बुनकर पक्षी भी कह सकते हैं। जो बया पक्षी होता है उसको हम बुनकर पक्षी भी कह सकते हैं। ये अपना घोंसला तैयार करने के लिए तिनकों को अपनी तीखी चोंच से बहुत ही निपुणता से बुनती है। एक लंबी नली जैसा सकरा होता है जिसके घोंसले का प्रवेश द्वार, फिर उसमें चौड़ी सी थैली जहां मुलायम रुई आदि बिछा कर ये अंडे देती है। प्रकृति माँ इस प्यारी बिटिया को बहुत कुशल गृहिणी बनाया है, यानी कि प्रकृति माँ ने इस प्यारी छोटी सी चिड़िया को बहुत सुंदर गृहिणी बनाया है। अब आइए हम पढ़ते मोर के बारे में। मोर का मूल स्थान दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ये ज्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। मोर बच्चों वन्य यानी कि ये जंगलों में पाए जाते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगे पंखों से बनी पूंछ होती है जिसे वो खोलकर प्रणय निवेदन के लिए नाचता है। विशेष रूप से बसंत और बारिश के मौसम में मोर नाचता है। मोर की मादा मोरनी कहलाती है। मोर एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और शान वाला पक्षी है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब ये पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो इसमें हीरो जड़ी शाही पोशाक पहन रखी हो, सिर पर ताज जैसी कलगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता। बच्चों, ये पक्षी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पंख भगवान श्री कृष्ण के बालों में लगा हुआ है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। इसकी उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं कस्तूरा एक पक्षी होता है उसके बारे में। अगर आपने कस्तूरा पक्षी नहीं देखा है तो आप कस्तूरा पक्षी को अपनी किताब में अवश्य देखें। कस्तूरा चिड़िया मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। बहुत ही मीठे स्वर में गाती है। इसकी मधुर आवाज में संगीत के सारे स्वर उपस्थित रहते हैं। जब ये सा से प्रारंभ करके रे गा मा पा धा नी तक जाती है तब सुनने वाले झूम उठते हैं। बच्चों, इसे जो है संगीत का बहुत ज्ञान है। अब आइए हम पढ़ते हैं कालकूट पक्षी के बारे में। आप देखिए कालकूट पक्षी किस प्रकार का है। इस चिड़िया का नाम तो वैसे कालकूट है किंतु इसकी वाणी विष जैसी नहीं अमृत के समान है। कस्तूरा और कोयल के समान ही ये सारा दिन नहीं गाती है। इसके गाने का स्वर राग भैरवी का सा होता है। आश्चर्यजनक बात तो यह कि इसे भी प्रातः काल गाते सुना जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं किंगफिशर पक्षी के बारे में। किंगफिशर ये पक्षी मुख्यतः ओल्ड वर्ल्ड एवं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। किंगफिशर नामक पक्षी जो है ये ओल्ड वर्ल्ड या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनकी लगभग 90 प्रजातियां, ये 90 प्रकार की प्रजातियों में पाया जाता है। इनका पसंदीदा भोजन मछली है। ज्यादातर किंगफिशर के पंख चमकीले होते हैं। इनमें हरा और नीला सबसे आम रंग होता है। किंगफिशर अनेक
रंगों से बना हुआ है, लेकिन इसका हरा और नीला सबसे अच्छा होता है। रंगों की चमक इसके चमकीलेपन या धब्बों के कारण नहीं होती, बल्कि इसके पंखों की बनावट के कारण होती है। इसके पंख बहुत सुंदर रंग बिरंगे होते हैं, जिसकी वजह से इन पर नीली रोशनी सी छिटकती रहती है। किंगफिशर आमतौर पर शर्मीले पक्षी हैं, लेकिन इनके बावजूद भी मानव संस्कृति के व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। किंगफिशर के पास एक लंबी चाकू जैसी पैनी नोक होती है। चोंच आमतौर पर लंबी होती है और मछलियों का शिकार करने वाली प्रजातियों में कहीं अधिक संकुचित होती है। ये किंगफिशर नामक पक्षी जो होता है, इसकी चोंच चाकू की तरह बड़ी लंबी और नुकीली होती है। ये मछलियों का शिकार करने वाली प्रजातियों से कहीं अधिक अलग होते हैं, और जो प्रजातियां जमीन से शिकार करती हैं, उनकी चोंच अपेक्षाकृत छोटी और चौड़ी होती है। जो पक्षी जमीन से शिकार करते हैं, उनकी चोंच क्या होती है, वो छोटी और चौड़ी होती है, लेकिन जो पानी में शिकार करते हैं, उनकी चोंच लंबी और नुकीली होती है। पक्षी हमें संदेश देते हैं। अब हमें ये सारे पक्षी क्या संदेश देते हैं? सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। अब ये पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि हम सीमाहीन, यानी कि इस आकाश की कोई सीमा नहीं है, जहां तक हम उड़ते चले जाते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। हम आकाश में उड़ते हैं तो हम बिल्कुल निर्भय होते हैं, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, और हम दूसरों की कमाई पर निर्भर नहीं हैं। हम अपना घर भरते हैं अपनी कमाई पर, यानी बच्चों पक्षियों का कोई घर नहीं होता, वो दूसरे की कमाई, अपना घर तो स्वयं घोंसला बनाते हैं, लेकिन वो दूसरे की कमाई पर निर्भर नहीं होते हैं। वो जो कुछ करते हैं वो अपने दम पर करते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो। अब पक्षी मानव से कहते हैं कि मनुष्यों सीखो कुछ हमसे, तुम हमसे जीना जग में। यानी पक्षी कहते हैं कि संसार में कैसे जीना है, ये तुमको अगर सीखना है तो हम पक्षियों से सीखो। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने, हम स्वच्छंद हैं, लेकिन तुमने हमारे पैरों में बेड़ियां क्यों डाल रखी हैं। जैसे कि जो लोग पक्षियों को पालते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं, तो उनके लिए पक्षी कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहने वाले, हम आजाद रहने वाले जीव हैं, हमारे पैरों में बेड़ियां क्यों डालकर रखी है, हमें आजाद ही रहने दो। तो बच्चों आज आपने पढ़ा पक्षियों के बारे में, पक्षियों के संसार के बारे में पढ़ा कि पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं और कितने प्रकार के पक्षी जो होते हैं हमारे आसपास होते हैं, और वो अपने स्वभाव के कारण कैसे जो है सबको अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद हम आपको शब्दार्थ आपकी किताब में लिखे हुए हैं, जिन्हें आप याद करेंगे और लिखेंगे। हम आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। संसार में पक्षियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, आप किताब से पढ़ेंगे 1400 प्रजातियां। अगर आपने पाठ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तो आप हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे। प्राचीन काल में कबूतर से कौन सा काम लिया जाता था? पोस्टमैन का। शुतुरमुर्ग की कोई दो विशेषताएं बताओ। पंख होते हुए भी ये उड़ नहीं सकता है, उसकी टांगें 2 मीटर ऊंची होती है, ये दौड़ सकता है। फिर चौथा प्रश्न है, एमू नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अंतः सज्जाकार के नाम से कौन सा पक्षी विख्यात है? बावर और बया। मोर किन 2 राष्ट्रों का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत और श्रीलंका का। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर है लिखित, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिन्हें आप लिखेंगे और याद करेंगे। और किताब का वर्क भी जितना है वो आपको किताब की पीडीएफ बना के भेजी जाएगी, जिसे आप लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।